हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी डिटेल्स पढ़ ली थी। आज का जो हम लोग का वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आपको याद रखना है कि F फॉर फर्टिलाइजेशन एंड F फॉर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंपल सी बात है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन का मीनिंग कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड सेल्स है, याद रखना है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज हुए, आपस में एडज्वाइन हुए, तो एक जो सेल डाइप्लॉइड सेल जो जनरेट हो रही है वो क्या है, जाइगोट है। एंड वही जाइगोट आगे क्लीवेज करके फिर फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस होते होते फाइनली पूरा एक यंग वन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डाइप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो आपने लोअर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है वही डेफिनेशन आज भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, साइंस कभी बदलती नहीं है। ठीक है ना। चीजें कुछ फॉर्म्स नए आ जाएंगे लेकिन जो बेसिक होगा वो कभी नहीं बदलेगा, ये आपको याद रखना। आगे चलते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन के टाइप कितने हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइप जो है वो 2 हो गए। एक हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर मेल एंड फीमेल गैमेट जो इंडिविजुअल्स हैं, मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, उनकी बॉडी से बाहर आकर के कहीं पर फ्यूजन किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग में बहुत कॉमन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एम्फीबियंस हैं एंड फिशेस हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको याद रखना है कि जो मेल गैमेट है वो तो मेल की बॉडी से बाहर आ रहा है, मेल गैमेट कम्स आउट फ्रॉम द मेल्स बॉडी, ठीक है, एंड पास कहां पर हुआ, एंड अप्रोचेज इनटू द, पहुंचता है कहां पर पहुंचता है, इनटू द फीमेल्स बॉडी। फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है वहां पर पहुंचा और वहां जाकर के फाइनली जिस जगह पर फीमेल गैमेट है, प्रेजेंट है, जिस जगह पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, वो साइट जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है, फीमेल गैमेट पहुंच रहा है फीमेल की ही बॉडी में। याद रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट है वो तो मेल की बॉडी से बाहर आ रहा है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल की बॉडी में ही रहेगा और फीमेल की बॉडी में रहते हुए ही मेल गैमेट वहां पर पहुंच करके उसको क्या करेगा, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा और इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और वो जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसा है, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन हो रहा है इंटरनल। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एक पॉइंट और याद रखना है, F फॉर फर्टिलाइजेशन, F फॉर फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहां पर हो रहा है, अब जैसे आपसे पूछा गया भाई सिंपल अगर आ गया क्वेश्चन की कहां पर हो रहा है, आप बता दोगे फैलोपियन ट्यूब, लेकिन पूछा गया कि इन फैलोपियन ट्यूब विच पार्ट, फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हो रहा है। इसमें हमने आपको पहले भी जब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स के बारे में जब डिटेल्स बताई थी, तब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि एम्पुला का AM आप निकाल लीजिए, A फॉर आ, M फॉर मिलो। एम्पुला का A और M निकाल लो, शुरू का ये जो प्रीफिक्स है इसे निकाल लो, A फॉर आ, M फॉर मिलो। कौन आ मिलेंगे, कौन, मेल एंड फीमेल गैमेट यहीं पर आकर के मिलेंगे। तो आपको देखिए, ध्यान दीजिए, एक सिंगल क्वाइटिस, जब एक कॉपुलेशन हुआ, एक क्वाइटिस हुआ, या जिसको एक इंटरकोर्स बोलोगे, तो एक इंटरकोर्स के बाद जो फीमेल है, जो मेल है, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में करीब करीब 3 ml, है ना, याद रखेंगे, करीब करीब 3 ml जर्मिनल फ्लूइड, जिसको सेमिनल फ्लूइड या सीमेन भी बोला जाता है ना। मेल का जो जर्मिनल फ्लूइड है उसको सीमेन भी बोलते हैं या सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं। वो यहाँ पर 3 ml के अराउंड उसने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या कर दिया, पास कर दिया। इतना इवेंट केवल क्या कहलाया कि क्वाइटिस के दौरान उसने सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वेजाइनल जो कैनाल है उसमें पास कर दिया। और पास कहाँ किया, क्लोज टू द सर्विक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो जो सीमेन है उसको पास किया है, लेकिन पास किया कहाँ, वेयर, कौन सा, नियर, किस जगह पर उसने बहुत क्लोज करके पास किया, तो दैट इज वेरी क्लोज टू द सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स वाला पोर्शन, ये देखिए, ये वेजाइनल कैनाल है एंड ये दिख रहा है ना, ये वेजाइनल कैनाल,
और वेजाइनल कैनाल से ऊपर ये देखिए जो ग्रीन वाली लाइनिंग यहाँ पर दिखाई गई, ये जो यहाँ पर जगह है ये क्या हो गई सर्विक्स। तो सर्विक्स के बहुत क्लोज होकर के सीमेन क्या कर दिया, पास कर दिया। एंड इस 3 ml से ही आप एक क्वेश्चन और जनरेट कर सकते हो कि 3 ml सीमेन की क्या हो गई, अमाउंट हो गई इन अ सिंगल क्वाइटिस। एक सिंगल क्वाइटिस में 3 ml अमाउंट, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 3 ml सीमेन रिलीज हुआ, इसमें स्पर्म की तादाद कितनी है ना, स्पर्म काउंट कितना है। तो एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसके लिए स्पर्म काउंट 3 ml जो सीमेन है उसमें करीब करीब क्या होना चाहिए, तो 3 से ही आपको याद रखना है 300 ml का मतलब यहां पर हो जाएगा मिलियन, ठीक है। 3 ml बाई 300 मिलियन आपको याद रखना है। तो 3 ml किसका हो गया, सीमेन का अमाउंट हो गया, और 3000 मिलियन क्या हो गया, स्पर्म काउंट हो गया इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब स्पर्म इस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचे, मतलब वेजाइनल कैनाल में पहुंचे, और कहां पहुंचे, क्लोज टू द सर्विक्स, ठीक है। तो इस जगह पर आने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि वो एकदम से बस यूटेराइन पार्ट में पहुंच जाएंगे। सर्विक्स जो सर्वाइकल कैनाल है उसको पास करते हुए एकदम से यूटेराइन पार्ट में तो चले नहीं जाएंगे, यूटेराइन कैविटी में एकदम से तो आ नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस प्लग उनको रोकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो वेजाइनल ट्रैक्ट जो है वहां पर जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं, वो ल्यूकोसाइट्स क्या कर, ल्यूकोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो ये ल्यूकोसाइट्स क्या कर रहे हैं, अब इनका काम क्या है भाई, डब्ल्यूबीसीज का। तो याद रखना डब्ल्यूबीसीज का जो डब्ल्यू है उसको निकाल लो, और डब्ल्यू का मतलब वार भी होता है, तो वार ब्लड सेल्स कह सकते हैं, वार ब्लड कार्ड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो ये ल्यूकोसाइट्स क्या कर रहे हैं, ये ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर पहुंचने वाले ये जो 3000 मिलियन स्पर्म्स हैं इन सिंगल क्वाइटिस, इसमें से बहुत सारे स्पर्म्स को क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, मार लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं। और बहुत सारे जब यहाँ पर बड़ी तादाद में स्पर्म्स मर जाएंगे, इनगल्फ कर लिए जाएंगे ल्यूकोसाइट्स के थ्रू, तो उसमें भी करीब करीब फ्यू थाउजेंड स्पर्म्स जो है वो बचेंगे। और कौन से बचेंगे, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे वो बचेंगे। एंड वो यहाँ से पास करते हुए जो सर्विक्स है, सर्विक्स की सर्वाइकल कैनाल को पार करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, ये देखिए यूटेराइन कैविटी में आ जाएंगे। और यूटेराइन कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड में ये ऐसा स्विम करते हुए आगे पास होंगे, ठीक है। स्विम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो यूटेराइन जो ये वॉल है, यूटेराइन जो वॉल है, यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लगातार रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसको पेरिस्टाल्सिस भी कह सकते हो। और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है, तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पर प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था सीमेन में। और रिलीज कहाँ से हुआ था, प्रोस्टेट जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, ठीक है ना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल का, उसका जो फ्लूइड है वहां पर जो सीमेन में इसको पास किया गया, तो सीमेन में वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन पहुंचे। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे रहा है। एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ये स्पर्म जो है तेजी से मूव करते हुए कहां तक आ जाएंगे, ये जो आपका यूटेराइन पार्ट है, ये जो फेलोपियन ट्यूब का आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, दिस इज यूटेराइन पार्ट। तो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के जंक्शन पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद भी अभी जो स्पर्म है वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई अभी भी इन स्पर्म को कहीं पर कोई ओवम नहीं मिला है। ओवम कहाँ पर है, तो देखिए जिस समय ये स्पर्म सपोज यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा ध्यान दो, ये जो पार्ट ये जो बनाया हुआ है, दिस इज, ये क्या है, ओवरी है। एंड ओवरी में आप देख सकते हो कि पीएफ का मतलब क्या हो गया, प्राइमोडियल फॉलिकल। एंड प्राइमोडियल फॉलिकल से ये 1 डिग्री एफ लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, देन सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, देन टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। और टर्शरी फॉलिकल जो है वही जब बहुत मेच्योर हो जाएगा तो वो GFR का मतलब क्या हो जाएगा, GRF का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल। ये देखिए ग्रेफियन फॉलिकल बन गई। ये सारी डिटेल्स हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। फर्टिलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत टफ इशू नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे, सिंपल चीजें हैं। तो ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन, और जब ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट हो गई, मेंस्ट्रुएशन में मैंने बताया था कि 13th डे जब पहला मेंसेस हुआ, वहां से आप काउंट करते जाएंगे 5 डे तक। देन इसके बाद फर्स्ट मेंसेस जिस दिन आया पहले दिन से काउंट करते जाएंगे, और 13th डे आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी। क्यों, क्योंकि उस समय तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उनका लेवल ब्लड में हाई होगा। अब देखिए ये ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट हो गई, बन गई। अब 14th डे जैसे ही
हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे पहुंचा, ठीक है, 14th डे में ये साइकिल पहुंचा, तो क्या होगा कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है इट विल रप्चर। देखो साथ में ही समझना है कि इधर से स्पर्म आ रहा है और ये ग्रेफिन फॉलिकल जो है रप्चर हुआ, ठीक है, 14th डे की बात मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर रप्चर हुआ और ये रेड एरो से आपको समझ में आएगा कि ये जब रप्चर हुआ ग्रेफिन फॉलिकल, तो फॉलिकल का जो बहुत सारा जो बड़ा फॉलिकुलर मेजर पोर्शन था वो कहाँ पर रह गया, वो ओवरी में ही रह गया, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ये ओवम प्रेजेंट है, ओवम एक्चुअली एग्जैक्टली अभी ये ओवम नहीं है, ओवम तब बनेगा जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद ओवम वाली बात होती है जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर केवल मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है ना, मियोसिस सेकंड अभी अरेस्ट करके रखा गया है। और ये जो यहाँ पर बॉडी बन रहा है जिसको हमने अभी ओवम बोला, एक्चुअली ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और सेकेंडरी oocyte देखिए यहाँ से फिर पहुंचा दिया गया कहाँ पर, फिम्ब्रे ने उसको होल्ड कर लिया, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसकी एंडिंग पर लगे हुए, तो ये फैलोपियन ट्यूब का एकदम प्रोमिनेंट पार्ट है, कौन सा, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम में आप देखो, जैसे हम लोग की ये जो 5 उंगलियां होती है तो उसमें एक उंगली क्या होती है, रिलेटिवली बड़ी होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो फिम्ब्रे प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें भी कोई एक रिलेटिवली क्या होता है, लार्ज होता है। एनसीईआरटी में पॉइंट ये दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाई वो जो फिम्ब्रे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो लगभग सब एक जैसी लेंथ वाले होते हैं, लेकिन रिलेटिवली कोई एक फिम्ब्रे क्या होगा, बहुत लार्ज हो। बहुत का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब रिलेटिवली लार्ज होगा। और एग्जैक्ट उसका फंक्शन तो नहीं है कुछ पता, लेकिन किताबों में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लिखा है जरूर, इट्स सपोज टू बी फैसिलिटेट टू होल्ड द सेकेंडरी oocyte into the, या टू टेक द सेकेंडरी oocyte into the इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम देखिए, इनफंडिबुलम में FUN आ रहा है ना, तो FUN से आपको याद करें ये फनल शेप पार्ट है। तो इनफंडिबुलम में ये देखिए सेकेंडरी oocyte पहुंच गया, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte यहाँ पर पहुंचा, अब जैसे ही यहाँ पर सेकेंडरी oocyte पहुंचा, तो सेकेंडरी oocyte अब आगे बढ़ेगा किधर, एम्पुला वाले पोर्शन की तरफ। एम्पुला वाले पार्ट में जाएगा, जो हमारा इनफंडिबुलम के बाद जो सेकेंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, वो कौन है, एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुला में पहुंच रहा है। अब ध्यान देना है कि ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होकर के जब इंसेमिनेशन किया गया क्वाइटिस के दौरान, सीमेन का इंसेमिनेशन किया गया, स्पर्म यहाँ पर आए और एक बड़ी तादाद में थे जिनको ल्यूकोसाइट्स ने विजाइनल कैविटी में इनगल्फ कर लिया, और कुछ थाउजेंड्स जो स्पर्म है वो बच गए और वो सर्वाइकल कैनाल को पार करते हुए, यूटेराइन कैविटी से होते हुए और फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस वाले पार्ट को पार करते हुए कहाँ तक आ गए, एम्पुला में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ये जो स्पर्म है, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म होंगे, जो थाउजेंड्स ऑफ द स्पर्म है, इसमें भी वो स्पर्म जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, वो सारे स्पर्म्स क्या करेंगे, देखिए ये नंबर ऑफ द स्पर्म्स मैंने यहाँ पर बना के दिखा, 1000 तो नहीं दिखा सकते, कुछ दिखाए गए हैं, आपको बहुत डिटेल में चीजों को समझना है। तो इन्होंने क्या कर लिया, ओवम को मतलब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte को ये देखिए चारों तरफ से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है ना, सराउंड कर रखा है, घेर रखा है। अब इन सारे स्पर्म्स में होड़ लग गई। होड़ का मतलब कि एक कंपटीशन हो रहा है कि भाई कौन सा स्पर्म पहले जाकर के एक सेल जो सेकेंडरी oocyte है उसको फ्यूज करेगा, है ना, फर्टिलाइज करेगा, कौन पहले फर्टिलाइज करेगा। तो कौन फर्टिलाइज करेगा, जाहिर सी बात है, अगर आप में ही कंपटीशन हो रहा है, 4 लोग हो और कहीं पर रेस हो रही है, तो कौन जीतेगा, अरे भैया जो ज्यादा फास्ट होगा, जो बहुत तेज होगा दौड़ने में, वही तो जीत जाएगा। तो इन सारे स्पर्म्स में भी वो स्पर्म जो ज्यादा कैपेसिटेट है ना, जिसका रेट ऑफ मोटाइलिटी बहुत हाई है, जो बहुत ज्यादा मोटाइल है, वो बहुत तेजी से यहाँ पर आकर के क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, जो ओवम है उसके साथ एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, और एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद वो क्या करेगा, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte को उसने फर्टिलाइज कर दिया, और जैसे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte को वो ये जो देखिए, एक स्पर्म को मैंने अंदर करके दिखाया भी है कि एक स्पर्म का जो हेड है, ठीक है ना, हेड, और हेड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और हेड से जस्ट पीछे मिडिल पीस, जो नेक, जो मिडिल पीस और हेड को जोड़ने वाला पार्ट है वो कौन है, नेक है स्पर्म का। और उस नेक में क्या प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है और डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल तो बेसल बॉडी बना करके और जो आपका माइक्रोट्यूबुलर जो सिस्टम है वो जनरेट कर रहा है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है अलोंग विद हेड, ठीक है, हेड के साथ, स्पर्म के हेड के साथ, जब स्पर्म जो है सेल में एंट्री ले रहा है, तो स्पर्म के हेड के साथ कौन एंट्री लेगा, हेड के साथ और कौन एंट्री ले, हेड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, तो भाई न्यूक्लियस तो गया, लेकिन और दूसरी चीज क्या आ रही, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte जिसको हम ओवम कह रहे हैं,
उसका खुद का कोई सेंट्रियोल नहीं है, ठीक है। और जब जाइगोट बन जाएगा तो क्लीवेज होना है आगे, ठीक है। तो उस क्लीवेज को प्रमोट करने के लिए जो माइटोटिक स्पाइंडल बनाने हैं वो कौन बनाएगा, वो तभी बन पाएगा जब वहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एंट्री ले लेता है। आगे बात समझ में। और ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, जो एम्पला पोर्शन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म ठीक है यहाँ तक तो आ गया, जो यूट्राइन कैविटी है इसको पार करते हुए ये जो यूट्रस और जो फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन है यहाँ तक आ गया, एंड स्टमस तक भी आ गया। और यहाँ तक लाने में उसको जो रोल प्ले किया है प्रोस्टाग्लैंडिन ने रोल प्ले किया है। इसके अलावा एक सुटेबल पीएच जो कॉन्सेंट्रेशन था उसने भी, पीएच जो यहाँ पर मेंटेन किया गया था सीमेन का, उसने भी उसे हेल्प किया। साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फ्रक्टोज होता है ना सीमेन में, उसने भी इसको फैसिलिटेट किया, न्यूट्रिशन दिया और वो एक्टिव बना रहा है स्पर्म और यहाँ तक पहुंच गया, इस्टमस को पार करके एम्पला तक आ गया। लेकिन अब जैसे ही इस्टमस वाला पार्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इस्टमस वाला पार्ट कंप्लीट होने वाला है, स्पर्म जो है वो इस्टमस को जैसे ही पार करने वाला है, तो उसके बाद अब सीमेन में प्रेजेंट कोई भी दूसरे न्यूट्रिएंट, प्रोस्टाग्लैंडिन और बहुत सारी चीजें जो है वो स्पर्म को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगी, मतलब अब उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म को खुद से एक्टिवेट होना है, यहाँ पर स्पर्म को खुद से एक्टिवेट होना है। और यहाँ पर स्पर्म को एक्टिवेट होने के लिए पूछा जाएगा आपसे कि किन पर्टिकुलर मिनरल्स की डिमांड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिनरल्स आपको याद रखने हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनकी डिमांड है, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी पूछा गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की प्रेजेंस में ही जो मिडिल पीस है स्पर्म का, उस मिडिल पीस में आपने देखा क्या प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट है वहां पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। और ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो है यहाँ पर एटीपी, भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जनरेट हो रहा है, एटीपी। तो वो एटीपी के बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। और एटीपी के बॉन्ड टूटने के बाद अब जो एनर्जी जनरेट होगी, उसी एनर्जी से क्या होगा, उसी एनर्जी से क्या होगा कि जो हमारा स्पर्म है, ठीक है, वो अब इस्टमस वाले पार्ट से आगे एम्पला की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो यहां पर कहा जाएगा कि स्पर्म आकर के और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, खुद से बहुत डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा कैपेसिटेट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आने के बाद वो खुद से बहुत ज्यादा मोटाइल हो जाएगा। और दिस इज, अगर यहाँ पर याद रखें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर किसी इंडिविजुअल में कैल्शियम की कमी है तो क्या जो उसके स्पर्म है वो अच्छी तरीके से मोटाइल हो पाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको आंसर करना है नहीं, नो। अगर कैल्शियम आयन की कमी है, कैल्शियम की अगर कमी है बॉडी में, तो स्पर्म जो है वो अच्छी तरीके से कैपेसिटेट नहीं हो पाएंगे, उनकी जो मोटाइलिटी है वो बहुत बेहतर नहीं होगी, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों दिया है तो वो ऑप्शन टिक करोगे, अगर केवल कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम टिक करो, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब इस वाले जो पॉइंट है यहाँ पर फिगर में, जहाँ पर एम्पुला में ये दिखाया कि स्पर्म और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जो ओवम है उसको स्पर्म ने चारों तरफ से क्या कर रखा है, घेर रखा है, सराउंड कर रखा है। तो केवल इस वाले पोर्शन पे आप जरा फोकस करो, इस वाले पोर्शन को ही यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करके दिखाया है डायग्राम में। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्म एंट्री इनटू द ओवम। भाई ऐसा तो है नहीं कि बस आया ओवम और स्पर्म एक दूसरे के आमने सामने आया और ये बस हो गया तुरंत, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए ये बड़े से डायग्राम में आपको पूरी बात क्लियर होगी। यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो पूरा एक हेमिस्फेयर टाइप का बना है, बाकी आधा बोर्ड के उस तरफ होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। अब देखिए सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte जो है वो बना कब था, वो बना था प्राइमरी oocyte में, जो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट है ना, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के बाद बना था ना सेकेंडरी oocyte। तो जब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हुआ, मतलब मियोटिक फर्स्ट हुआ, तो 2 सेल बने होंगे और अनइक्वल सेल डिवीजन था। एक बड़ी जो लार्ज सेल थी वो सेकेंडरी oocyte थी, और एक जो छोटी सेल थी वो कौन थी, वो थी हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, वो थी हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर आप कहीं पर दिखा सकते हो डायग्राम में, इस जगह सपोज यहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है,
ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पर लिख भी लो फर्स्ट पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बाद में डिजेनरेट हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं रहा। केवल अब इतने पर आपको ध्यान देना है, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद ये पूरा जितना भी ये बना हुआ ये सारा हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और सेकेंडरी oocyte को ही अभी ग्रेफिन फॉलिकल से क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। एंड ये जो चीज है ये देखो यहाँ से रिलीज होकर के ये पहुंची, ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है वो चीज यहाँ पर मैंने दिखाई, ठीक है। और इधर से स्पर्म पहुंच रहे थे तो यहाँ पर आकर के स्पर्म ने उसको सराउंड कर लिया। अब यही फिगर एनलार्ज करके आप यहाँ पर देखो, जरा समझो हुआ क्या होगा। ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग आप देख रहे हो ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा लेमा ऑफ द सेकेंडरी oocyte, 2 डिग्री लिखा हुआ ना, 2 डिग्री oocytes प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो ये ब्लैक वाली लाइनिंग जो वो जो सेल है सेकेंडरी oocyte उसकी खुद की प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर बीच में एक हमने गैप दिखाया हुआ है, ठीक है। ये गैप क्या है, दिस इज ए गैप या एक स्पेस कह सकते हो बिटवीन ये जो रेड कलर का है जो पूरा एक जो जंक्शन यहाँ पर जो एक जो डायफ्राम टाइप का बना हुआ देख रहे हो, जो कवरिंग देख रहे हो, ये कवरिंग क्या है, दिस इज जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, ठीक है। एग के अराउंड जो एक एक्स्ट्रा जो लेयर होती है वो क्या है, वो हो गई आपकी जोना पेलिसिडा। और जोना पेलिसिडा कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, ठीक है। और परफोरेटेड क्यों होती है, ताकि जो यहाँ पर जो फॉलिकुलर ये देखो ना, ये जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, यानी फॉलिकुलर सेल्स ग्रेन्युलोसा सेल्स होता है। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड जो हमारे जो फॉलिकल है उससे जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाना तो इनसे फिल्टर होकर के, अगर ये परफोरेटेड है तभी फिल्टर होकर के कहाँ तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हुए प्लाज्मा में पहुंचेगा। जो सेकेंडरी oocyte जो है इसको हम ओवम की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे, उसको बोलोगे प्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ही लिखा हुआ है लेकिन आप प्लाज्म उसको याद रखेंगे, प्लाज्म कहा जाता है। अब जो यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म आप देख रहे हो इस तरीके से, ए नंबर ऑफ द स्पर्म आर सराउंडेड टू द सेकेंडरी oocyte। ये जो स्पर्म है, अब स्पर्म के स्ट्रक्चर में जरा ध्यान दीजिए, हेड के सबसे ऊपर जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो कौन सा प्रेजेंट है, उस जो हेड के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्रोसोम, उसको एक्रोसोम बोलते हैं। और एक्रोसोम किससे बन रहा है, तो गोल्गी बॉडीज की ही तो वहां पर डिपोजिशन है, गोल्गी बॉडीज से ही तो बना है, आधी बात समझे। और गोल्गी बॉडीज के बहुत सारे फंक्शंस में एक फंक्शन ये भी होता है कि गोल्गी बॉडी किसी चीज की सिंथेसिस करते हैं और सेक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्गी बॉडीज है एक्रोसोम में वो किस चीज का सेक्रीशन कर रहे हैं, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, लाइटिक एंजाइम्स का सेक्रीशन कर रहे हैं। और इन लाइटिक एंजाइम्स को, जो एक्रोसोम से जो लाइटिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, इन एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, इन एंजाइम्स को बोलेंगे स्पर्म लाइसेंस, इनको बोलेंगे स्पर्म लाइसेंस। और ये स्पर्म लाइसेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है, हाइल्यूरोनिडेज या हाइल्यूरोनिक एसिड। अब ये हाइल्यूरोनिक एसिड क्या करेगा, तो स्पर्म जैसे ही देखिए ये बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन बहुत सारे स्पर्म्स में जो स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, जो स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिव होगा वो स्पर्म बहुत क्लोज आ जाएगा किसके, सेकेंडरी oocyte की, जोना पेलिसिडा के। और यहाँ क्लोज आने के बाद सबसे पहले तो वो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है इनको क्या करेगा, इनको डिजोल्व करना शुरू करेगा, ठीक है, हाइल्यूरोनिक एसिड रिलीज करेगा और इनको डिजोल्व करना शुरू करेगा। इसके बाद वो जोना पेलिसिडा को डिजोल्व करेगा, ठीक है। और जोना पेलिसिडा को डिजोल्व करने के बाद क्या होगा, जो अब ये स्पर्म के हेड पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, भाई एक्रोसोम तो यहाँ पर खत्म हो गया, इतना काम करने में एक्रोसोम फिनिश। इसके बाद अब हेड पूरी तरह एक्सपोज्ड है, अब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी, यूनिफाई हो जाएगी। कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे ये जो है ये आपका ये सेकेंडरी oocyte की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड ये जो स्पर्म हेड है, ठीक है। तो एक्रोसोम पहले था, अब एक्रोसोम ने तो अपना काम कर दिया, एंजाइम रिलीज कर दिया और जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स उनको डिसॉल्व किया, जहां से एंट्री ले रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा हर तरफ डिसॉल्व कर देगा, जहां से केवल एंट्री ले रहा है। जैसे जो स्पर्म से ये वाला स्पर्म पे ध्यान दो, ये वाला स्पर्म बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है ना, तो ये सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा और इसने अपना एक्रोसोमल रिएक्शंस किए। यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक्रोसोम से जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, लाइटिक एंजाइम्स जो रिलीज हो रहे हैं, उन एंजाइम्स ने
स्पर्म की जो न्यूक्लियस है उसको यहाँ पर पहुंचाने के लिए एक फैसिलिटी दी। भाई फैसिलिटी क्या दी कि भाई जो पेलिसिडा है वो तो बैरियर का काम कर रहे हैं कि नहीं, हम किसी को अंदर जाने ही नहीं देंगे। तो भाई कैसे नहीं जाने दोगे? जैसे आप कोई अगर कोई कहीं पर रोक रहा है और आप जबरदस्ती अंदर जाना चाहते हो, तो जिसने रोका है क्या करोगे? उसको धक्का दे दोगे, 2-4 हाथ मारोगे, इधर उधर उठा के पटक दोगे और अपने लिए जगह बनाओगे और चले जाओगे, ये तो करोगे। तो यहाँ पर भी वही है, ये जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसने क्या किया, स्पर्म लाइसिन रिलीज किया, जिसमें हाइलोरानिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहला वर्क उसी ने किया। ये जो आपका जो जोना पेलिसिडा है उसको डिसॉल्व किया, कोरोना रेडिएटा को जो है की सेल्स को डिसॉल्व किया और पर्टिकुलर उस जगह से जहां पर ये स्पर्म पहुंचा और जगह बनाई। और देखो हेड में जो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस जब दोनों जो मेम्ब्रेन है, ऐसे दोनों जो मेम्ब्रेन स्पर्म के हेड की जो अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जो सेकेंडरी साइड उसकी मेम्ब्रेन आपस में ये फ्यूज हुई। तो जब फ्यूज हुई तो ये यूनिफाई हो गई और इनके बीच में क्या एक पैसेज बन गया, ये पैसेज बन गया, ठीक है। और ये जब पैसेज बन गया तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, जो स्पर्म का जो हेड है उसमें जो एक बड़ा लार्ज न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जिसको प्रो न्यूक्लियस ऑफ द मेल भी बोलेंगे अब यहाँ पर आने के बाद, है ना, ऊप्लाज्म में आने के बाद, वो देखिए ऊप्लाज्म में आ गया, न्यूक्लियस आ गया। और न्यूक्लियस के साथ साथ पीछे ये देखिए एक चीज दिखाई है, ये क्या है, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी यहाँ पर आ गया, आ गई बात समझ में। और जैसे ही ये न्यूक्लियस आ गया स्पर्म का और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पर आ गया, उसके तुरंत बाद आपको याद रखना है, ये जो पैसेज अभी बन गया था, ये जो पैसेज बन गया था, ये तुरंत क्या होगा, फिर से ब्लॉक हो जाएगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। अब क्यों बंद हो गई? ताकि कोई दूसरा एक ये स्पर्म तो एंट्री ले लिया, ठीक है भाई, ताकि अब कोई दूसरा स्पर्म यहाँ पर एंट्री ना लेने पाए। क्योंकि अगर देखो दूसरा स्पर्म यहाँ पर एंट्री ले लेगा तो एक इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ठीक है। पता चला एक स्पर्म और आ गया, उसका भी न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड 3 हैप्लॉइड हो जाए। एक और आ गया, पता चला 4 हमारे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में जुड़ गए, तो इस तरीके से तो प्लॉइडीनेस ही बदल जाएगी, ठीक है। और ये कि बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर अगर पहुंच गए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना है और मेंटेन किसको करना है, मेंटेन करना है मोनोस्पर्मी को। याद रखेंगे, प्रिवेंट किसको करना है, पॉलीस्पर्मी को, और मेंटेन किसको करना है, प्रिवेंट करना है पॉलीस्पर्मी को और मेंटेन करना है मोनोस्पर्मी को, ठीक है। तो उस मोनोस्पर्मी का मतलब एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस वहां पर अंदर पहुंच रहा है अलोंग विद प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फिर से पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लॉक हुई, अब होगा क्या, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना वो बदल जाएगा, ठीक है। और जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी स्पर्म आसानी से, बाद में दूसरा कोई स्पर्म यहाँ पर आसानी से एक्रोसोमल रिस्पांस नहीं कर पाएगा। एक तो ये चीज हुई। दूसरा ये हुआ कि जो ऊ प्लाज्मा उसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये पीछे एरिया ये नीचे क्या है, ये हो गया ऊ प्लाज्मा। तो ऊ प्लाज्मा में ये अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एकदम सट करके, एकदम लग करके, है ना, एकदम जस्ट उसके कांटेक्ट में कुछ इस तरीके से ये क्या आ जाएंगे, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है एक तरीके से वेसिकुलेटेड ग्रेन्यूल्स है। ये क्या करेंगे, अच्छा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इनको क्यों कहा गया, क्योंकि जनरली अगर बाहर का एरिया किसी भी जगह पर जो बहुत ज्यादा पेरीफेरल एरिया होता है, एकदम बाहर का जो जोन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो इसलिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। अभी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखो यहाँ पर जमा हो गए, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है अब कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ध्यान दीजिए, अब कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से ये जो हमारी जोना पेलिसिडा है, ये जोना पेलिसिडा जो है बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिन, अब ये कौन से एंजाइम है, दिस इज नॉट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है ना, मटेरियल आपके सिलेबस का ये मटेरियल नहीं है, ये और बियॉन्ड द लिमिट, जब और हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप खुद भी डॉक्टर बनोगे मेडिकल फील्ड में तो पढ़ोगे। अभी इंटरमीडिएट लेवल पे इसकी डिटेल नहीं है, तो बहुत डिटेल बेटा नहीं पढ़ा रहा है।
उतना ही बता रहे हैं जिससे आपका नीट का या एम्स का कोई भी आप मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड्स दे रहे हो, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, आपकी एक रैंक आएगी। तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स है, इन्होंने क्या रिलीज किए, इन्होंने कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज किए जिसकी वजह से ये जो हमारा जो गैप है, किसके बीच में गैप है, ये जो जोना पेल्यूसिडा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच के ये जो गैप है, इस गैप पर कौन आ जाएंगे, एंजाइम्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने एंजाइम रिलीज किए, उन एंजाइम्स को क्या बोला जाएगा, कॉर्टिकल एंजाइम्स। तो देखिए यहाँ पर कॉर्टिकल एंजाइम्स इकट्ठा हो जाएंगे और बाद में वो कॉर्टिकल एंजाइम्स डिफ्यूज किए जाएंगे कहाँ पर, वो डिफ्यूज किए जाएंगे जोना पेल्यूसिडा की तरफ। और जोना पेल्यूसिडा की तरफ जैसे ही वो एंजाइम पहुंच रहे कॉर्टिकल एंजाइम्स, तो वो एंजाइम जोना पेल्यूसिडा को क्या कर देंगे, और ज्यादा टफ कर देंगे, और ज्यादा रिजिड कर देंगे, ताकि अब यहाँ पर जो एक्रोसोम है, उस अगर कोई दूसरा स्पर्म जब आ रहा है, तो दूसरे स्पर्म के एक्रोसोम से अब जो ये हाइलोरोनिक एसिड जो रिलीज किया जा रहा है, जो स्पर्म लाइसिन रिलीज किया जा रहा है, वो यहाँ पर अपना कोई इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, मतलब जो हाइलोरोनिक एसिड है उसके इफेक्ट को फर्दर निल कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पर जो कॉर्टिकल एंजाइम्स है, जर्नल जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलीज किया। आगे बात समझ में। तो ऐसे आपने देखा कि जो एक ही स्पर्म एंट्री किया था और उसके बाद फर्दर जो भी स्पर्म्स थे वो एंट्री नहीं कर पाए, और इस तरीके से पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर लिया गया और मोनोस्पर्मी को क्या कर लिया गया, एस्टेब्लिश कर लिया गया। आगे बात समझ में, वीडियो समझ में आया तो जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ठीक है ना बच्चों। आगे आते हैं। अब जब इतना हो गया, जैसे ही ये न्यूक्लियस, मेल का जो न्यूक्लियस, अभी देखो हेड में जब तक था उसको हम स्पर्म में न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये न्यूक्लियस ऊप्लाज्म में आया, सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर जो आप देख रहे हो भाई, सेकेंडरी ऊसाइट क्या, एक सेल ही तो है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलोगे, ऊप्लाज्म बोलोगे। जैसे ही उसके अंदर आया ये मेल न्यूक्लियस, स्पर्म का जो न्यूक्लियस आया, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज हियर, ये जो बना हुआ है दिस इज कॉल्ड मेल प्रो न्यूक्लियस, लिखा हो ना स्पर्म न्यूक्लियस, यही अब मेल प्रो न्यूक्लियस है। और जैसे ही ये यहाँ पर आया तो इसने स्टिम्युलेट किया किसको, मियोसिस सेकेंड को, इसने मियोसिस सेकेंड को स्टिम्युलेट किया। और जैसे ही इसने मियोसिस सेकेंड को स्टिम्युलेट करना शुरू किया, क्या हो गया होगा, जो हमारा ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इसने माइटोटिक स्पाइंडल्स का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। और जैसे ही माइटोटिक स्पाइंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, अब ये जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट का ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस माइटोटिक तरीके से, है ना, मियोटिक सेकंड का मतलब क्या होता है, मियोटिक सेकंड जो डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड, वो माइटोटिक टाइप ही तो होता है। तो माइटोटिक टाइप से क्या होगा, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में अलग हो गया, ठीक है। एंड अब यहाँ पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की वजह से एक न्यूक्लियस जो अलग हुआ है वो, और कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके उसने क्या बना दिया, सेकेंड पोलर बॉडी, उसने क्या बना दिया, सेकेंड पोलर बॉडी। बाद में सेकेंड पोलर बॉडी भी डिजेनरेट हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं। एंड जो एक बड़ी एनलार्ज सेल जो बन रही है, वो एनलार्ज सेल क्या है, वो हो जाएगी आपकी ओवम। अब उसको ओवम बोलोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो फाइनली ओवम में कब तब्दील होगा, कब चेंज होगा, ओवम कब बनाएगा। तो ओवम वो तब बनाएगा जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। और मियोसिस सेकेंड को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, तो वो स्टिमुलेट कर रहा है जब स्पर्म यहाँ पर एंट्री ले रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस सेकेंड जो है कंप्लीट होगा, और जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में। अब देखिए जब ओवम बन गया तो ओवम का जो वो न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस, उसको बोलोगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। ये इवेंट क्या कहलाएगी, कायरियोगैमी। कायरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, कायरियोगैमी हो गया ना, कैरियोगैमी, या इसको एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। एंड अब फाइनली आकर के आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है। और कायरियोगैमी के बाद जब दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ गया तो ये प्रोन्यूक्लियस हैप्लॉइड, ये जो ओवम का न्यूक्लियस बना था वो भी हैप्लॉइड है ना, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई क्या है, हैप्लॉइड है। एंड फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद अब जो एक सिंगल न्यूक्लियाई जनरेट हुआ है, न्यूक्लियस जनरेट हुआ है, सिंगल न्यूक्लियस, वो क्या है, डाइप्लॉइड, ठीक है, डाइप्लॉइड। और अब जो ये सेल है जिसमें डाइप्लॉइड न्यूक्लियस है, वो सेल क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जाइगोट, उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो देखें यहाँ पर ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर फिर से आइए, ये देखो
ये हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज किया गया था। यहाँ पर देखिए एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन गया, ये जो सेल यहाँ पर बनाई है दिस इज, ये क्या है, दिस इज जाइगोट। तो ये हो गया आपका जाइगोट। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये बेटा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। एंड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हो। आपकी क्वेरी देखेंगे, रिलेटेड उसका जो आंसर होगा आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।